छात्रों, कल अर्थात 23 जून को मैंने गूगल मीट की सहायता से ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का प्रयास किया। आपको पतंग शीर्षक कविता के विषय में बताने का हर संभव प्रयास किया, किंतु बहुत कम ही बच्चे उसमें भाग ले सके। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास में इस प्रकार की सुविधा ना हो जो ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास में वो जुड़ सकें। इसलिए मैंने पुनः वीडियो के माध्यम से आप तक कविता से संबंधित तथ्यों को, कविता से संबंधित विचारों को रखने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो में मुझसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे पतंग शीर्षक कविता के विषय में, पतंग शीर्षक कविता के कवि के विषय में, साथ ही साथ कविता और कवि से संबंधित वैसे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अहम है। आप सर्वप्रथम रचनाकार के विषय में जानने का प्रयास करें। बच्चों, पतंग शीर्षक कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुचर्चित कवि श्री आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। आलोक धनवा जी 1970-80 के समय के काफ़ी चर्चित, काफ़ी विख्यात कवि के रूप में रहे। यद्यपि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं नहीं की है, उनकी रचनाएं अत्यल्प हैं, तथापि अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने काव्य जगत में एक अलग पहचान बनाने का काम किया। आलोक धनवा जी हमारे बिहार प्रांत के ही मुंगेर जिले के थे। 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अनेक प्रकार के सम्मान से सम्मानित हुए, खास करके राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान इत्यादि। ये सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी विख्यात रहे। रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी इन्होंने काम किया। इनकी रचनाओं पर जब हम विचार करते हैं तो पहली रचना हमारे सामने में आती है जनता का आदमी। यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। अन्य रचनाओं में भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये मुख्य है। उनकी जो फुटकर कविताएं रहीं, उन कविताओं को संग्रहित करके प्रकाशित किया गया और उस संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है यह कविता संग्रह है और इसमें कवि की तमाम छोटी बड़ी कविताओं को जगह देने का प्रयास किया गया है। हम लोग जिस कविता को पढ़ने के लिए अभी उद्यत हैं, अर्थात पतंग शीर्षक कविता, यह कविता भी दुनिया रोज बनती है संग्रह, काव्य संग्रह से ही उद्धृत है। कविता लंबी है, सारी की सारी कविताएं, संपूर्ण कविता से हम अपने इस 12वीं कक्षा में अवगत होने नहीं जा रहे हैं। कविता का केवल तीसरा अंश ही, कविता का मात्र एक अंश, पूरे अंश नहीं, केवल एक अंश हम लोगों के सामने में है। 4 अंश में एक अंश कह लीजिए, एक अंश हमारे सामने में है। उसी कविता को हम पढ़ेंगे। इस कविता में अर्थात पतंग शीर्षक कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। बाल सुलभ क्रीड़ा का उपयोग, बाल सुलभ क्रीड़ाओं का उल्लेख, ऋतु में होने वाले परिवर्तन की चर्चा बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हुआ है।
अपनी बात को रखने के लिए कवि ने नए नए बिंबों का भी उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं और उसके पार, आसमान के पार जाने का प्रयास करते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छत छत के खतरनाक कोने तक जाने का प्रयास हो रहा है, गिरने का न डर है न भय है, अगर गिर भी जाते हैं तो संभल जाते हैं, गिर करके उठते हैं, उत्साह द्विगुणित हो जाता है। पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास में आता चला जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कविता के सार को, कविता की मूल बातों का जब हम उल्लेख करना चाहें तो हम कविता को इस प्रकार से रख सकते हैं। कवि कहते हैं कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। मौसम में चमकीली धूप है, उमंगों का माहौल है, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, आकाश मुलायम हो चला है, बच्चे पतंग उड़ाने लगे हैं, सीटियाँ किलकारियाँ मारने लगे हैं, बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं जैसे मानो उनके शरीर में कपास लगे हों अर्थात मुलायमियत। उनके शरीर के लिए कंकर, पत्थर, बाधा, विघ्न, छत आदि, उभर खाबर स्थल आदि कोई महत्व नहीं रखता है, शरीर में कपास लगे हुए हैं। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डाल पाती। उनके पैरों में बेचैनी है, जिसके कारण वे धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर के दौड़ते हैं, मानो छतें बिल्कुल उनके लिए नरम हो। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं, इस रोमांच के चलते ही वे गिरने से बचते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते हुए से लगते हैं। कभी वे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, किनारों से गिरते गिरते बचते हैं, लेकिन उससे वे ना डरते हैं ना घबराते हैं, बल्कि उनका साहस, उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाता है। इन्हीं बातों को, इन सामान्य सी बातों को आप लोग भी बाल्यकाल में पतंग की क्रीड़ा करते होंगे, किए होंगे, खेले होंगे। अभी भी मौसम के अनुकूल पतंग का आनंद लिया करते होंगे। लेकिन बच्चों, पतंग का आनंद तभी लिया जाता है जब मौसम साफ, वातावरण साफ, बादल ना हो, वर्षा ना हो, सब जगह खिला खिला वातावरण प्रतीत होता हो। निश्चित रूप से वर्षा ऋतु के बाद जिस ऋतु का आगमन होता है वह शरद ऋतु है, और शरद ऋतु में वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, प्रकृति साफ सुथरी हो जाती है। ना तो आकाश में बादल रहता है, ना कहीं भी किसी प्रकार का कोई अवरोध होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, उमंगित हो सकते हैं। ऐसे समय में घर से बच्चे बाहर निकल करके पतंग का आनंद लेते हैं। पतंग खेलते हुए वे अपने आप को प्रकृति में रमा डालते हैं, मस्त कर डालते हैं। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उसमें एक मनुष्य का आरोपण करते हुए किस प्रकार शरद ऋतु एक मानव की तरह साइकिल चलाते हुए आता है, किस प्रकार उसके आने से प्रकृति में हुए परिवर्तन के संबंध में लोगों को सूचनाएं मिलती है,
उन सूचनाओं से खासकर बच्चों पर क्या असर पड़ता है, बच्चे किस प्रकार उस शरद ऋतु के आगमन पर आनंदित होकर खेलने के लिए, अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं, किस प्रकार से वे अपने जोश को, अपने उत्साह को व्यक्त करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा पतंग शीर्षक कविता में हुई है। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो बाल सुलभ क्रीड़ा का और प्रकृति में आए परिवर्तन का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, पुनः आज हम लोग यहीं तक रखते हैं चर्चा, अपनी चर्चा को। पुनः दूसरी कक्षा में, दूसरे वीडियो में मैं कविता की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, संबंधित प्रश्न आदि का उल्लेख करूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और आपके ज्ञान को परिपुष्ट करने का हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद।